Hello students, welcome to the class. Welcome all of you. Good morning. So we are learning here chapter number 8 and chapter number 8 transition and inner transition elements, and in this chapter today we are going to learn about the exercise. So in this exercise, first question for you, choose the most correct option. Okay, most correct option यहाँ पर चूज करना है. So first question for you is which one of the following is diamagnetic. आपको बताएं all the transition elements are shows magnetic properties. Some are diamagnetic, some are paramagnetic and some are ferromagnetic. Okay, तो यहाँ पर आपको बताना है which one is the diamagnetic. तो ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम 2 पॉजिटिव, फेरस और फेरिक 3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आयंस, इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है. तो आपको बताएं डायमैग्नेटिक कब होता है, जिस एलिमेंट्स के आयंस में, ओके, इस आयंस में, जिस आयंस में या एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होता है, ज़्यादा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शोज करता है. बट जिसके आउटर मोस्ट सेल में, ओके, आउटर मोस्ट सेल और पेनल्टीमेट सेल में, डी ऑर्बिटल में या एस ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा. ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. ओके, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर 20 कितना है, एटॉमिक नंबर 24 है. ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 24. सो राइट डाउन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आर्गॉन 3d5 and 4s1, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम. सो जब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाते हैं, मतलब 2 पॉजिटिव आयंस होगा ये, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d4 आएगा और 4s0 आएगा. ओके, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स निकल चुका है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गॉन 3d4 4s0. तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दिस क्रोमियम 2 पॉजिटिव आयंस इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ओके, दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ओके, तो ये डायमैग्नेटिक है क्या, नहीं है, दिस इज नॉट डायमैग्नेटिक आयन. ओके, अगेन इसका फेरस का देख लेते हैं. फेरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताए हैं. ओके, एटॉमिक नंबर 26 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d6 4s2, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ iron. Okay, so when we remove three electrons, then its electronic configuration become 3d5, okay, 4s2. ओके, तो डी ऑर्बिटल में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, दैट मीन्स दिस Fe3 पॉजिटिव आयंस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ओके, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट इज़ नॉट डायमैग्नेटिक. ओके, तो उसके बाद कॉपर, आपको पता है कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉपर का आपको पता है आर्गॉन 3d10 और 4s1 होगा. ओके, तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है तो कॉपर के पास चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव. ओके, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा अभी आर्गॉन 3d10 4s1. ओके, तो इस केस में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है तो यहाँ पर 0 होगा. ओके, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, ये क्लियर है सबको. यहाँ पर देखो 2 पॉजिटिव आयंस है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयंस है, मतलब 10, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा गलत होगा. ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एग्जैक्ट 3d9 और 4s0. तो 3d में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा. ओके, इट शोज पैरामैग्नेटिक नेचर. वैसे ही अगर हम स्कैंडियम की बात करते हैं, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d कितना आएगा, 1 आएगा, 3d1 एंड 4s2. ओके,
जब हम स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके, तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन 0 और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन 0, तो यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, तो दैट इज स्टेबल 1. सो देर आर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो दैट मीन्स स्कैंडियम इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. ओके, इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर. ओके, ये डायमैग्नेटिक होगा. क्लियर है. तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? फिर ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा. दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्लियर है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिटेनियम इज, कौन सी होती है? +2 होती है, +3 होती है, +4 एंड +5. तो सबसे पहले इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना ज़रूरी है. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टिटेनियम क्या होगा? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टिटेनियम? तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एटॉमिक नंबर कितना होता है टिटेनियम का? एटॉमिक नंबर होता है 22 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गॉन 3d24s2. दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जब यहाँ से हम कितना, ओके, इसका हमें क्या निकालना है? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. तो आपको पता है टिटेनियम की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है? +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +4 हो सकती है. ओके, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है. जब हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल लेते या 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से निकाल लेते तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ऑर्गन का होगा. मतलब ये स्टेबल हो सकता है. मतलब +4 ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो सकती है. ओके, जब हम 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे यहाँ से तो इसकी स्टेबल स्टेट +4 हो जाती है. ओके, तो मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी होगी? +4. ओके, क्लियर है. तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, कंपोनेंट्स ऑफ नाइक्रोम अलाई आर. कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पर? तो आपको पता है नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम कौन कौन से मेटल से बना होता है? नाइक्रोम कौन से मेटल से बना होता है? तो आपको पता है नाइक्रोम इज़ मेड अप ऑफ निकेल एंड क्रोमियम. ओके, तो यहाँ पर निकेल 80% होता है और क्रोमियम 20% प्रेजेंट होता है. मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रुथेनियम. ओके, रुथेनियम की आपको मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. क्या हो सकती है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रुथेनियम की? तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा? सो देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है. तो इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है रुथेनियम का 44 है. ओके, एटॉमिक नंबर 44. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन 4d7 और 5s2. दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रुथेनियम. ओके, तो इसकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है? तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, +3, +4, +5, +6, +7 और +8. इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी. मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +8. ओके, इसमें होती है. ओके, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो सकती है. यहाँ से अगर हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए तो इसके पास अभी बचा 4d1. ओके, तो 4d1 ये कम्प्लीटली फील्ड हो सकता है. क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +8. ओके, +8 और यहाँ पर अगर यहाँ से हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए और यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए तो क्या बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्रिप्टॉन 4d5 5s0. तो 4d5 ये हाफ फील्ड है तो ये भी स्टेबल हो सकती है. मतलब यहाँ से +4 और +8 दीज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोस्ट स्टेबल. ओके, क्लियर है सबको? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है?
तो +8 +2 भी है, +4 भी है, +8 भी है और +6 भी है। ओके, तो इसमें से क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका +8 भी हो सकता है या +4 भी हो सकता है। तो +4 आप लिखना, क्योंकि इसका हाफ फील्ड कंप्लीट हो जाती है, हाफ फील्ड स्टेबल होती है। ओके, तो +4 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 5, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्रोमियम। क्रोमियम की आपको स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्रोमियम? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर कितना है क्रोमियम का? एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। ओके, और ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आपको पता है? क्रोमियम शोज प्लस, देख लेते कौन कौन सी शो करता है। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, क्रोमियम आर्गॉन 3d5 होता है। ओके, और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमने इसका, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म देखा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखा हमने 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो यहाँ पर फिल्ड कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव होता है, ओके, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी क्या? +1। ठीक है, प्लस यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन्स, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ से, ये आपको पता होना चाहिए, ये जो प्लस यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि d ऑर्बिटल क्या हो सकती है? स्प्लिट हो सकती है। d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है। स्प्लिटिंग होने के बाद ये दो एनर्जी लेवल क्या करती है, मतलब ये डी जनरेट होती है, d ऑर्बिटल डी जनरेट होती है। एक तो जो T2g होती है, T2g फॉर्म में डिजनरेट होती है, और एक इजी फॉर्म में डिजनरेट होती है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं T2g में, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है d ऑर्बिटल में, तो इस तरह से डिजनरेट होती है d ऑर्बिटल। T2g में 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अगर यहाँ से हमने +3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ओके, 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल दिए, मतलब ये यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गॉन 3d3 होगा। ओके, तो 3d3 ये स्टेबल होता है थोड़ा। ओके, स्टेबल होता है, मतलब यहाँ पर +3 ये कैसी होती है? इसमें स्टेबल फॉर्म में होती है। ओके, और अगर हमने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल दिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल दिए यहाँ से देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल दे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गॉन का। तो +3 और +6 ये कैसे बनेंगे? स्टेबल बनेंगे यहाँ पर। ओके, तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन में, ठीक है, तो +3 और +6 ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्रोमियम की, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ओके, क्लियर है सबको? देन नेक्स्ट क्वेश्चंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड कॉपर +1 क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड कॉपर +1। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है। ओके, और 4s1 है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होता है, ये तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 29 का, 3d10 और 4s1, और अगर यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं, तो 3d9 होगा क्या? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव करते हैं, तो 3d10 होगा। ओके, और 4s0 होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या ऑप्शन में आपको? तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3d10 4s0, ओके,
ये तो इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 3D10 4S1, यहाँ पर सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और 3D10 4S0, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, इट इज सी इज योर करेक्ट आंसर, यहाँ पर लिखना है सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 3D0S0 कॉन्फ़िगरेशन, किसका होगा? तो इसके लिए भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ज़रूरी है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव अगर हम बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, तो आपको स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। ओके, एटॉमिक नंबर 21, ओके 3D1 और 4S2 होता है। यहाँ से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3D0 4S0 बचेंगे। ठीक है, अगर हम टिटेनियम 4 पॉजिटिव की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर होता है 22 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव हो जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचता है 18, मतलब 3D0 4S0 होता है। ओके, ये भी बराबर है, ये भी शो करता है 3D0 4S0। और उसके बाद अगर हम वैनेडियम 5 पॉजिटिव की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 3D3 4S2 होता है। तो अगर यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव करते हैं, हम यहाँ पर दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3D0 4S0 होगा। ओके, तो ये सब के सब आयंस क्या करते हैं? 3D0 4S0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल ऑफ द अबव ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मेटल कॉम्प्लेक्स इज 5.9 bm। मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स इज, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है, इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 3, सी दिया हुआ है 4 और डी दिया हुआ है 5। तो कौन सा करेक्ट? ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आपको पता है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, हम 3D एलिमेंट्स के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं जनरली। तो n और n+2 ये फार्मूला होता है bm। ओके, बोर मैग्नेटॉन ये उसका यूनिट होता है। ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया हुआ है 5.9 दिया हुआ है। ओके, और आपको क्या निकालना है? यहाँ पर n का मतलब क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये निकालना है हमें। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो 5.9 मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर पुट करते वैल्यू 5.9 इज इक्वल टू क्या होगा? n+2। अगर ये हमें रिमूव करना है स्क्वायर रूट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5.9 को स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5.9 इज नियरली इक्वल टू 6 होता है। तो हम अगर 6 यहाँ पर रख देंगे, अप्रोक्सीमेटली हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल रहे हैं हम, 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ओके, अगर ये स्क्वायर रूट यहाँ पर हमने रख दिया, स्क्वायर कर दिया इसका 6 का, तो 36 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा? n+2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 36 इज इक्वल टू n स्क्वायर, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो n से, n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n। तो फार्मूला हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ये बनता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, अभी हमें निकलना है हिट एंड ट्रायल मेथड से। इसमें n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 0 आता है क्या, ये देखना है हमें। 2 अगर पुट करते हैं तो 0 आता है क्या? अगर 1 पुट करते हैं यहाँ पर तो 1 स्क्वायर 1 होगा, और ये 2 प्लस 3 होगा, 3 माइनस 36 तो 33 होता है। तो दैट इज़ -33 आता है, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट।
अगर 2 पुट करते हैं, 2 पुट करने से भी नहीं आएगा, 3 पुट करने से भी नहीं आएगा, 4 पुट करने से आता है क्या देख लेते हैं अभी। 4 स्क्वायर 16 होगा, 16 और यहाँ पर 4 8, 16 प्लस 8 24 होता है। ओके, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। 5 अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 माइनस, यहाँ पर माइनस है, 36 इज इक्वल टू 0। तो 25 प्लस ये 10 35 हो गए, माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये 35 हो गए, नियर अबाउट 36 के बराबर है। ओके, तो इसको हम -1 आता है आंसर। तो ये नियरली इक्वल हो रहा है, मतलब यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 5 हो सकते हैं। ओके, 5 हो सकते हैं, ठीक है, ये हमने अप्रोक्सीमेटली निकाला है। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो सकते हैं। ओके, क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा होता है, कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑल द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो आपको पता है एक्टिनाइट सीरीज के ऑल द मेटल्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस कंटेन ओनली पैरामैग्नेटिक आयन। कौन सा सेट शो करता है पैरामैग्नेटिक आयन? तो इसके लिए आपको पता है सैमारियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सैमारियम यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ऐसे। ओके, तो देखो यहाँ पर सैमारियम 3 पॉजिटिव। तो सैमारियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनॉन, ओके, जेनॉन 4f6 आता है, ओके, और 6s2 आता है। अगर यहाँ से हमें 3sm3 पॉजिटिव, ओके, तो ये आयन चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f5 होगा और 6s में 0 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो 5 है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस कंटेन ओनली पैरामैग्नेटिक आयन। ओके, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर 4f में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। ओके, और दूसरा कौन सा है? होल्मियम है। होल्मियम की अगर हम बात करते हैं, होल्मियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एटॉमिक नंबर 67 होता है, ठीक है, इसका, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनॉन 4f11 6s2 होता है। ओके, जेनॉन 4f11 6s2 होता है। ओके, तो अगर हम यहाँ से होल्मियम 3 पॉजिटिव करते हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल दिए हमने, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनॉन 4f10 6s2 आएगा, 4f10 6s2 आएगा। ओके, तो यहाँ पर भी f में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो यहाँ पर लुटेटियम की अगर हम बात करते हैं, लुटेटियम 3 पॉजिटिव आयन, तो आपको पता है, मैंने बताया था आपको एक ट्रिक्स, लालू की गाड़ी, ठीक है, लालू की गाड़ी। तो यहाँ पर ला मतलब लैंथेनम, लुटेटियम और गैडोलिनियम, ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करते हैं क्योंकि एक स्टेबल होते हैं। ओके, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये डायमैग्नेटिक होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है, कलरलेस कंपाउंड होते हैं। ओके, ये आपको बताएं। तो लुटेटियम 3 पॉजिटिव, ये स्टेबल होगा। अगर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, जेनॉन 4f14, ओके, तो ये कम्प्लीटली फील्ड होता है, 4f ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड है, तो ये स्टेबल होगा। ओके, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो ये यहाँ पर ये दो अगर पैरामैग्नेटिक है तो ये डायमैग्नेटिक है, मतलब इसमें बैठेगा नहीं, ठीक है। तो सैमेरियम 3 पॉजिटिव, होल्मियम 3 पॉजिटिव, लुटेटियम 3 पॉजिटिव, these are not a set of ions which contain only paramagnetic ions. So next देख लेते हैं बी में देखो, अभी बी में लैंथेनम 3 पॉजिटिव है। अभी मैंने बताया था लैंथेनम ये क्या करता है, डायमैग्नेटिक है, तो ये भी हो नहीं सकता, ठीक है। लैंथेनम देख लेते हैं, लैंथेनम यहाँ पर भी लैंथेनम है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं शो करेगा। यहाँ पर देखो सेरियम 3 पॉजिटिव, यूरोपियम 3 पॉजिटिव और वाइटरबियम 3 पॉजिटिव, ये आयन दिए हुए हैं। आपको पता है Ce3 पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है, ठीक है, सी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनॉन आता है, जेनॉन, ओके, जेनॉन
4F1 5D1 और 6S2 आता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 58 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम तीन इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल लेते, दो अधिक, ठीक है, यहाँ पर 2 + 1 3 अगर निकाल लेते तो इसके पास 4F के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा ये। दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, दिस इज इन पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देन नेक्स्ट देख लेते हैं यूरेपियम 3 पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जेनॉन। ओके, 4F7 6S2। तो यहाँ से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते, 2 + 1, ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पर 4F में। तो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। वाटरबियम 3 पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनॉन। ओके, जेनॉन 4F14 6S2। अगर यहाँ से हम 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते, 2 अधिक 1, ठीक है, मतलब यहाँ पर जेनॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 4F अभी 13 बनेगा और ये 6S0 बनेगा। तो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये जो सेट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। दिस सेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सबको क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, तो इतना क्लियर है सबको। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एक्टिनाइड अदर देन यूरेनियम ऑकर इन सिग्निफिकेंट अमाउंट नेचुरली। तो यूरेनियम के बाद अगर कोई एलिमेंट्स जो मिलता है हमें रॉक में, हमारे अर्थ क्रस्ट में, वो कौन सा होता है, थोरियम होता है। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये इसको टिक करना है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द फ्लक्स एडेड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइड ओर, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, हेमाटाइड ओर, ये पूरा प्रिंट मिस्टेक है। हेमाटाइड ओर में जो हम फ्लक्स करके यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर जब स्लैग फॉर्मेशन होता है, आपको बताएं कैल्शियम कार्बोनेट हम उसमें डालते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन डालते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब डालेंगे हम तो कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी। सबसे पहले क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है। ओके, 1200 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पर उसका डिकम्पोजिशन होता है, और क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। बाद में ये बेसिक नेचर का होता है, तो बेसिक कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, ठीक है, किसके साथ होती है, अगर उस सॉल्यूशन इस ओर में अगर कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, समझो सिलिका प्रेजेंट है, तो Si के साथ उसकी रिएक्शन होगी और कैल्शियम SiO2 फॉर्म होगा। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म होता है, SiO3 फॉर्म होगा। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म होता है, कैल्शियम SiO3 होता है, SiO3। ओके, ये इम्प्योरिटीज़ फॉर्म होती है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं, स्लैग, इसमें स्लैग फॉर्मेशन होता है। ओके, अगर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर एल्यूमिनियम अगर प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है, तो कैल्शियम, ठीक है, एल्यूमिनेट फॉर्म होगा, AlO3 फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरह से ये स्लैग कहलाता है। इसमें फ्लक्स, ये क्या, कैल्शियम कार्बोनेट फ्लक्स का काम करता है, मतलब स्लैग फॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम और डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं और कोक डालते हैं। ओके, सो कोक हम इसलिए डालते हैं रिडक्शन करने के लिए, और कैल्शियम कार्बोनेट हमें स्लैग फॉर्मेशन के लिए हम डालते हैं। तो क्लियर है ऑल द 12th क्वेश्चंस, सबको क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट है आपको तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।